नमस्कार मित्रों, आप सभी का शिक्षा हिंदी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टीजीटी और पीजीटी के जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए थे, जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, उनमें जो ग्रामर से सवाल आए थे और ख़ासकर ग्रामर के इन भागों से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वर्तनी, संधि, समास, लिंग, कारक, विराम चिन्ह, अव्यय, काल, वाच्य, प्रत्यय और उपसर्ग, तो इन सभी पार्ट से, इन सभी यूनिट से जो सवाल आए थे प्रीवियस ईयर में टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्जाम में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, जितने भी राज्य हैं हिंदी स्टेट वाले, तो उसके प्रश्नों की, ग्रामर के प्रश्नों की यहाँ पर चर्चा करने वाला है। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रश्न पढ़ूंगा, सही उत्तर बताते हुए उसकी व्याख्या 2-4 लाइन में शुरू करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? बहुत ही सोचने वाला, समझने वाला सवाल है। प्रश्न को अगर आप अच्छे से समझेंगे तभी जाकर इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। ए है व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक या डी भाववाचक। इसका सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी आदि। तो ये जो संज्ञा है शहर, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सवाल नंबर 2, बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है, तो यहाँ पर बड़े शब्द है, इसका प्रयोग किस रूप में हुआ है, यही सवाल जो है किया गया है। रहीम का एक दोहा है, प्रसिद्ध दोहा है, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया विशेषण। इसका सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा। यहाँ जो बड़े शब्द है आप देख पा रहे हैं, बड़े शब्द है, इसका प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है। उपयुक्त पंक्ति में बड़ाई, ये बड़ाई जो है, बोल जो है, ये सारे क्या हैं, बोले बोल, बड़े शब्द की संज्ञा जो है विशेषित कर रहे हैं, तो इसीलिए बड़े शब्द जो है होगा यहाँ पर क्या होगा, संज्ञा होगा। सवाल नंबर 3, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार क्या है? पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में है, अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में है, भेद बताने के अर्थ में है, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में हुए। यहाँ पर जो द्वार द्वार शब्द है संज्ञा की द्विरुक्ति है, प्रस्तुत वाक्य में इसका प्रयोग जो है समग्रता प्रकट करने के अर्थ में हुआ है। सवाल नंबर 4, संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्तियों को क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, श्लिष्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, विश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्तियों को विश्लिष्ट कहा जाता है। विभक्ति विश्लिष्ट होती हैं, अर्थात अलग अलग रहती हैं, जैसे राम ने, ऐसे। लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ जानने वाला है कि यहाँ पर जो सर्वनाम नहीं दिया गया, अगर यहाँ पर दिया होता कि सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, तो उसका उत्तर होगा संश्लिष्ट। संज्ञा के साथ जो आते हैं उनको कहा जाता है विश्लिष्ट, और सर्वनाम के साथ जो आते हैं विभक्ति उनको कहा जाता है संश्लिष्ट। तो ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 5, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने गुण के कारण बहुवचन में प्रयोग की जाती है तो वह जातिवाचक बन जाते हैं। यहाँ जो जयचंद शब्द है उसका विश्वासघाती व्यक्तियों की जाति का बोध करा रहा है, तो इसीलिए जयचंद जो है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इनमें से भाववाचक संज्ञा हैं तप, तीर, भरत, चिंता। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिंता। जिस शब्द में गुण, दशा, भाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दया, क्रोध, चिंता, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सवाल नंबर 7, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा हैं राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र, राष्ट्रीयता। से उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीयता। राष्ट्र एक जातिवाचक संज्ञा है, राष्ट्र एक जातिवाचक संज्ञा है और इसका भाववाचक संज्ञा में रूपांतरीकरण जो होगा राष्ट्रीयता होगा। सवाल नंबर 8, सुंदर की भाववाचक संज्ञा है सुंदरता,
सौंदर्य, केवल ए व वी दोनों। बहुत ही सोचने वाला सवाल है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए व वी दोनों। सुंदर जो है विशेषण से बनी, या सुंदर को विशेषण से जो है भाववाचक संज्ञा अगर हम लोग बनाएंगे तो सुंदरता भी होगा और सौंदर्य दोनों भी होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। सवाल नंबर 9, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या डी इच्छावाचक वाक्य। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी बात का या कार्य का न होने का बोध हो, वहाँ पर क्या होता है, निषेधात्मक वाक्य होता है। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उपयुक्त सभी गलत हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। श्रोता के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे तू, तुम और आप का प्रयोग हम करते हैं या प्रयोग होता है। सवाल नंबर 11, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम तो कहते हैं। और यहाँ पर जो कोई और कुछ का प्रयोग हुआ है, ये दो वस्तु कोई और कुछ का जो यहाँ पर प्रयोग हुआ है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है कहा जाएगा। सवाल नंबर 12, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से दो वस्तु या दो वस्तुओं अथवा दो व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सवाल नंबर 13, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है वह, उन, उस, उन्हें। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह मूल रूप है। वह जो है यहाँ पर मूल रूप है, जिसे अविकारी भी कहते हैं। तो वह मूल रूप है, अविकारी है, जबकि उस, उन, उन्हें, ये सब जो है विकारी रूप हैं। सवाल नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कौन, कोई, उसने, 10 गुना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 10 गुना। 10 गुना यहाँ पर जो है क्या है, विशेषण है। 10 गुना विशेषण है तो सर्वनाम ये हो नहीं सकता है। सवाल नंबर 15, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कौन से वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया, मैं अपने घर में रहूँगा, स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी, या डी लड़का प्रसन्न होकर चलता बना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैं अपने घर में रहूँगा। ये जो है मैं अपने घर में रहूँगा, मैं सामान्य क्रिया है। संयुक्त क्रिया में दो या अधिक क्रियाएं मिलकर कार्य करती हैं। तो यहाँ पर सामान्य क्रिया में ये वाक्य है, तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया का प्रयोग जो है नहीं हुआ है। सवाल नंबर 16, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। वाक्य में उड़ रही क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया, अपूर्णकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकर्मक क्रिया। उड़ना जो है अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसका फल कर्ता यानी जो चिड़िया है उस पर पड़ रहा है। सवाल नंबर 17, उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। उठवाया, उठाएगा, उठाया, उठना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उठना। उठाना सकर्मक है, उसका ये जो उठना है ये अकर्मक रूप है। सवाल नंबर 18, निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है काटना, बोना, धोना, रोना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रोना।
रोना, सोना, हंसना आदि स्वाभाविक जो क्रियाएं हैं अकर्मक होती हैं। सवाल नंबर 19, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। मैं चला, वह नहाता है, लड़का सो रहा है, लड़की सिल रही है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लड़की सिल रही है। लड़की सिल रही है में कर्म यानी जो कपड़ा है, कपड़ा आदि छिपा हुआ है और अंत में यह सकर्मक है। सवाल नंबर 20, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है दौड़ना, हंसना, पढ़ना, आना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पढ़ना। पढ़ना सकर्मक क्रिया है क्योंकि इसके लिए पुस्तक या कर्म की आवश्यकता होती है, तो पढ़ना जो होगा सही उत्तर होगा। सही युग्म पहचानिए। काले टोपी, सुनहरी पत्ता, दुबला पतला लड़का, उड़ता हुआ चिड़िया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही युग्म है। दुबला पतला जो है विशेषण है, यहाँ पर दुबला पतला विशेषण है, और जो लड़का है पुल्लिंग है, एक वचन में है, के अनुसार ये सही है। बाकी सारे ऑप्शन जो हैं गलत हैं। सवाल नंबर 22, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है प्रपंच, सरपंच, पहुँच, पांचवा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पांचवा। पांचवा क्रमवाचक निश्चित जो है ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत जो है आएगा। सवाल नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है? चौगुना, चौथा, चारों, चार। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चारों। चारों दोनों जो है समुदायवाचक या समूहवाचक विशेषण हैं। उत्साह शब्द का विशेषण है उत्साह, उत्साहित, उत्सव, उत्साही। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत्साहित। उत्साह संज्ञा से बना विशेषण जो है उत्साहित है। सवाल नंबर 25, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, बच्चों ने खाना खाया, माँ ने कहा और रोटी लो। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों ने खाना खाया। यहाँ पर जो है कोई विशेषण नहीं है, तो ये उसका सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 26, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर चार हैं, कौन सा सही नहीं है? पहला है विष, विषैला, पिता, पैतृक, आदि, आदिम, प्रांत, प्रांतिक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रांत, प्रांतिक। यहाँ प्रांत का विशेषण जो है क्या होगा? प्रांत है एक शब्द, उसका विशेषण होगा प्रांतीय, प्रांतीय। तो ये प्रांतिक नहीं होगा, ये गलत है। सवाल नंबर 27, निम्नलिखित में से परिणाम बोधक विशेषण है भूखे लोग, सूखे पेड़, सूनी धरती, कम आमदनी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कम आमदनी। कम मात्रा का यहाँ पर जो है बोध करा रहा है, इसलिए यह अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण के अंतर्गत आएगा। सवाल नंबर 28, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है शैशव, माधुर्य, आर्थिक, बचपन। से उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक। आर्थिक शब्द जो है अर्थ जोड़ इक यहाँ पर जो है विशेषण है, तो ऐसे बना है ये शब्द। सवाल नंबर 29, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला शब्द किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण। विधान यहाँ पर जो है इसका अर्थ है क्रिया, तो क्रिया करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले को कहते हैं क्रिया विशेषण। सवाल नंबर 30, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई। मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहें। तो कौन सा जो है विशेषण उपवाक्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है यह लखनऊ की विशेषता बता रही है, अतः यह विशेषण जो है उपवाक्य है। सवाल नंबर 31, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था।
उपयुक्त वाक्य में विशेष्य का चयन कीजिए। तो विशेष्य कौन सा है? सीता, हनुमान, सागर, आकाश। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सागर। यहाँ जो अगाध विशेषण है और यह सागर की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर जो सागर है यही क्या है? विशेष्य है। सवाल नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? पुष्पांजलि, मंत्री परिषद, वाल्मीकि, आध्यात्मिक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि ही सही है और बाकी सारे जो हैं गलत हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है कृशांगिनी, कृशांगी, 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 कृशांगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृशांगी। यही जो है सही है, बाकी यहाँ पर जितने भी ये 3 हैं ये गलत हैं। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध कौन सा है? ज्योत्सना, अरोह, अहोरात्र, भास्कर, मिष्ठान्न। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भास्कर। भास्कर यहाँ पर जो है अशुद्ध है। सही अगर इसका रूप हम लोग लिखेंगे तो ये ऐसा स होगा, भास्कर, ये स नहीं होगा। सवाल नंबर 35, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह है कौन सी शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? द्वारिका, अहल्या, आर्द्र, प्रव्रज्या। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, द्वारिका। द्वारिका अशुद्ध है, इसका सही शब्द ऐसा होता है द्वारका। तो ये इसका सही उत्तर होगा, बाकी ये 3 सही हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ज्योत्सना, श्रृंगार, उज्ज्वल, अध्यात्म। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ज्योत्सना। अशुद्ध जो है ये है ज्योत्सना, इसका शुद्ध रूप ऐसा होता है ज्यो, आधा त, स, फिर आधा स, फिर न। तो ये इसका सही रूप है। ये भी जो है सवाल में जो है मिस्टेक है, इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सा है इसको छांटना है। ये दोनों सवाल ऐसे हैं 37 और 38। शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, यहाँ पर एक हमें छांटना है जो कि शुद्ध है। दृश्य, ये वाला दृश्य, सी ये दृश्य, या डी ये वाला दृश्य। तो इसका शुद्ध रूप शब्द जो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये सही है। बाकी ये जो 3 हैं ये गलत हैं। ठीक वैसे ये औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक या डी औद्योगिक, इसमें इनमें से कौन सा जो है शुद्ध है? शुद्ध है ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक, ये शुद्ध है। बाकी ये 3 जो हैं गलत हैं। औद्योगिक शब्द का यही वाला शुद्ध रूप है। सवाल नंबर 39, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन कीजिए। 36, 36, 36, 36। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 36। ये शुद्ध है, बाकी ये जो 3 हैं ये गलत हैं। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। तो इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, अनुग्रहित, ये इसका सही रूप है। बाकी ये जो 3 हैं ये गलत हैं। सवाल नंबर 41, हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है हस्तक्षेप, 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 हस्तक्षेप। तो इसका सही रूप सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है शुद्ध शब्द है हस्तक्षेप। बाकी ये जो 3 हैं ये गलत हैं। सवाल नंबर 42, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या व्यंजन संधि। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ संधि। ये इसका संधि विच्छेद अगर हम लोग करेंगे तो कल्प जोड़ अंत से बना है कल्पांत। तो यहाँ पर क्या है, अगर अंत में अगर इसको हम लोग देखेंगे तो अ जोड़ अ है, तो ये क्या होता है? आ। तो ये जो आ है यह दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। सवाल नंबर 43, अपीक्षते का सही संधि विच्छेद है अपी जोड़ क्षते, आप जोड़ इच्छते, अपी जोड़ इच्छते या डी अपी इच्छते। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपी जोड़ इच्छते, अपिक्षते होगा। इसमें क्या हो रहा है?
अंत में अगर आप देखोगे तो छोटी ई छोटी आ रही है और ये दोनों मिलकर बड़ी ई बन जा रही है। तो अपेक्षते, ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 44, नेततः में संधि विच्छेद होगा न जोड़ इततः, न जोड़ इतत, न जोड़ इतत, न जोड़ इतत। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, न जोड़ इतत। यहाँ पर आप देखेंगे तो अंत में क्या है, अ है, अ जोड़ ए है, तो ये बनेगा ऐ। तो नैतत जो है इसका ये वाला सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 45, अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा अ जोड़ न्यान्य, अन्य जोड़ अन्य, अन जोड़ यान्य, अन्य जोड़ अन्य। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अन्य जोड़ अन्य, अन्यान्य। यहाँ पर अंत में अगर आप देखोगे तो अन्य जोड़ अन्य यानी अ जोड़ आ, जो अ जोड़ अ बना है, सॉरी अ जोड़ अ बना है, अ जोड़ अ से आ बना है, अन्यान्य। व्याप्त में संधि है गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यण संधि। यहाँ पर आप देखेंगे कि वी जोड़ आप्त हुआ है, क्या हुआ है, वी जोड़ आप्त, सॉरी वी जोड़ व्याप्त हुआ है, नहीं सॉरी वी जोड़ आप्त ही हुआ है। हाँ, वी जोड़ आप्त को अगर हम लोग देखेंगे तो ये ई का य हो जाना है, यानी यहाँ पर जो है यण संधि होगा। सवाल नंबर 47, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा अभि जोड़ न, अ जोड़ अभिन्न, अभित जोड़ न, अनिन जोड़ न। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अभित जोड़ न। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो त है उसका जो है न में परिवर्तन हो गया है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। उद्योग का संधि होगा उत जोड़ योग, उद जोड़ योग, उद जोड़ योग, उत जोड़ आयोग। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत जोड़ योग। उत जोड़ योग से बना है उद्योग। यहाँ पर त के बाद हम देखेंगे कि य र ल व आने पर क्या होता है, य र ल व आने पर त अपने वर्ग के तीसरे वर्ण यानी द में बदल जाता है, द में बदल जाता है, तो ये इसका पहला ऑप्शन जो है सही होगा, उद्योग। सवाल नंबर 49, दो ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, बस दो ही ऑप्शन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, गंगा जोड़ उदकम, गंगोदकम, सत जोड़ चित, सच्चित। तो दोनों में से ही एक ही इसका सही उत्तर होगा, ये सी इसका सही उत्तर है, गंगा जोड़ उदकम, गंगोदकम। यहाँ पर आ जोड़ उ से ओ बना है, सॉरी ओ बना है, तो ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है, गुण स्वर संधि का ये उदाहरण है। किस शब्द में विसर्ग संधि है, अहंकार, हिमालय, दुष्कर, उल्लास। से उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दुष्कर। यहाँ पर अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हम लोग क्या होगा, दुह दुह जोड़ कर से बनता है दुष्कर, तो ये विसर्ग का स का जो है हो जाना है, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, दुष्कर। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है दुस जोड़ प्रकृति, दुह जोड़ प्रकृति, दुस दृश्य जोड़ प्रकृति, दुष्प्र जोड़ कृति। से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुह जोड़ प्रकृति से बनता है दुष्प्रकृति। बृहस्पति का संधि विच्छेद है बृहस जोड़पति, बृहस जोड़पति, बृह जोड़पति, बृहस जोड़पति। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बृह जोड़पति। ये विसर्ग का स हो जाना है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बृह जोड़पति का होगा बृहस्पति। सवाल नंबर 53, अनुरूप में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास का ये उदाहरण है। अनुरूप यानी जैसा रूप है वैसा, इसको कहते हैं अनुरूप। पूर्व पद अव्यय होने के कारण यह अव्ययी भाव
समास के अंतर्गत आएगा। सवाल नंबर 54, रसोई घर का समास विग्रह क्या है? रसोई के लिए घर, रसोई का घर, घर की रसोई, रसोई और घर। बहुत ही आसान सा सवाल है, आपने कई बार इसको किया होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रसोई के लिए घर। ये संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, रसोई घर, रसोई के लिए घर। सवाल नंबर 55, धर्म बुद्धि में समास है तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय। धर्म रूपी बुद्धि, धर्म रूपी बुद्धि होता है क्या? धर्म बुद्धि। तो ये क्या है? विशेषण है, विशेषण है और ये विशेष्य है, तो इसीलिए ये जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है, धर्म बुद्धि। तिरंगा शब्द में समास है द्वंद्व समास, अव्ययीभाव, द्विगु, कर्मधारय। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। तीन रंगों वाला यानी तिरंगा, तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। सवाल नंबर 57, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। इसका उदाहरण क्या है? जैसे माता और पिता, यहाँ पर दोनों पद पूर्व एवं उत्तर दोनों पद ही प्रधान है, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। कुसुमाकर में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि। कुसुमों यानी फूलों का खजाना है जो, तो ये वसंत है, इसीलिए यहाँ अन्य पद प्रधान होने के कारण ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। कुसुमों यानी जो फूलों का खजाना है जो, ये क्या है? वसंत। कुसुमाकर का जो अर्थ क्या है? वसंत, तो इसीलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। लिंग किस भाषा का शब्द है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा का जो है लिंग शब्द है। सवाल नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? लगन, मीमांसा, आहट, माधुर्य। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, माधुर्य। यहाँ पर जो है भाववाचक संज्ञा यानी पुल्लिंग है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बुढ़ापा। आपा प्रत्यय से बने प्राय पुल्लिंग होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा आप। आपा प्रत्यय से जितने भी सारे शब्द बने हैं प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे बुढ़ापा हो गया एक, दूसरा है मोटापा, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। सवाल नंबर 62, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है सरसों, मकई, सारस, मूंग। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सारस। सारस यानी पक्षी जो है यहाँ पर पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। अनाजों के नाम यहाँ पर जो है मकई, सारस, मूंग यहाँ स्त्रीलिंग हैं। सवाल नंबर 63, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, अरहर, बाजरा, उड़द। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अरहर। अरहर यानी दाल जो है वो स्त्रीलिंग है। सवाल नंबर 64, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? नहीं है, ध्यान रखिएगा। बनावट, छाता, सूर्य, अमरूद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है बनावट। बनावट जो है यहाँ पर वट प्रत्यय लगा है, और वट प्रत्यय लगा है, इसीलिए ये क्या है? स्त्रीलिंग है। सवाल नंबर 65, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मजा, सजा, कजा, रजा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मजा। मजा जो है पुल्लिंग है। सवाल नंबर 66, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? 6, 7, 8, 5। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तो किशोरीदास वाजपेयी जी ने, जो कि मूर्धन्य व्याकरणिस्ट हैं यानी व्याकरण के लेखक हैं, तो उनके हिसाब से उन्होंने 6 कारक माने हैं। कारक के भेद हैं 5, 6, 7, 8। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 8। हिंदी व्याकरण में जो मानक हिंदी व्याकरण है वहाँ पर कारकों की संख्या
8 मानी गई है। कर्म कारक की विभक्ति है पर, ने, को, से। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, को। कर्म कारक का चिन्ह जो है को है। सवाल नंबर 69, कर्ण कारक किस वाक्य में है? राम को फल दो, वह कलम से लिखता है, यह राम की पुस्तक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। से उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वह कलम से लिखता है। कलम से यहाँ पर जो है साधन के रूप में आया है, तो यहाँ कर्ण कारक है। पेड़ों से पत्ते गिरते हैं में कारक है कर्ता, अपादान, करण, संबंध। से उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अपादान कारक। अपादान यहाँ पर जो से है इससे अलग होने का भाव बोध हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर अपादान कारक है। सवाल नंबर 71, सुख दुख के बीच लगने वाला ये जो चिन्ह है क्या है? निर्देशक, योजक, विवरण, अपूर्ण। तो ये चिन्ह क्या है? इसको जो है हिंदी साहित्य में हिंदी व्याकरण में योजक चिन्ह कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? कौन सा है अल्प विराम चिन्ह? ए, बी, सी या डी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ये अल्प विराम का चिन्ह है। अगर यहाँ पर अर्ध विराम पूछा होता तो ये अर्ध विराम का चिन्ह है। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है संधि, उपसर्ग, अव्यय। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अव्यय। अथवा समुच्चयबोधक, अव्यय के अंतर्गत अथवा जो है आता है। भला मैं क्या कर सकता हूँ? वाक्य में भला शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अव्यय। यहाँ भला शब्द पर लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है, लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यह जो है अव्यय है। सवाल नंबर 75, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो? संज्ञा, प्रणाम बोधक, विशेषण, काल, अव्यय। से उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, काल। तो क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। सही उत्तर होगा काल। सवाल नंबर 76, मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्म, भाव, कर्तृ या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, भाववाच्य। जहाँ जो क्रिया है, क्रिया का भाव जहाँ पर प्रधान हो और क्रिया अकर्मक हो, चला नहीं जाता यानी वहाँ पर जो है भाववाच्य होता है। सवाल नंबर 77, यहाँ पर भी 2 ऑप्शन छूट गए हैं। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोनों ऑप्शन में ही से जो है एक है। पहला है बचपन, बच जोड़ पन, दूसरा है पांचवा, पांच जोड़ वां। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बचपन। बचपन शब्द यानी जो बच्चा जोड़ पन से बनता है, न कि बचपन से। ये गलत है। प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है प्रामाणी जोड़ क, प्रमाण जोड़ इक, प्राह जोड़ माणिक, प्रमाह जोड़ अणिक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रमाण जोड़ इक। प्रमाण जोड़ इक होता है प्रामाणिक। यहाँ पर जो है इक प्रत्यय लगने से प्रथम स्वर जो है दीर्घ हो गया है। सवाल नंबर 79, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? पठनीय, कृपालु, गंतव्य, हंसोड़। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कृपालु। कृपालु अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा कृपा जोड़ आलू। तो यहाँ पर कृपा जो है संज्ञा है, यह जो है तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? मिलान, सुपुत्र, अधर्म, सुकर्म। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मिलान। मिलान में मील धातु और आन पर प्रत्यय है, तो उपसर्ग यहाँ पर नहीं है। सवाल नंबर 81, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्र, प्रति, प्रत्यु, प्रत्युत। से उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रति। यहाँ पर प्रति जोड़ उद जोड़ पन बना है, प्रति जोड़
उद जोड़ पन्न से बना है प्रत्युत्पन्न। तो प्रति उपसर्ग यहाँ पर है। सवाल नंबर 82, अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन, अन, अ, अनन। से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अन। अन जोड़ अंग होता है अनंग। सवाल नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आगामी, शांत, काला, तुम। से उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तुम। तुम सर्वनाम है, यहाँ पर जो है विशेषण नहीं है। जैसा काम वैसा दाम में जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? विशेषण, विशेष्य, सर्वनाम, अव्यय। से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशेषण। जैसा यहाँ काम की विशेषता बता रहा है, जो जैसा शब्द है यहाँ काम की विशेषता बता रहा है, तो अतः यह सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन से हैं? नीला छोटा, बड़ा छोटा, घर आदमी वस्त्र छोटा नीला। से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, घर आदमी वस्त्र। विशेष्य वे शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर जो है घर, आदमी और जो वस्त्र हैं विशेष्य हैं। मीठा अमरुद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? परिणामवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, संख्यावाचक। से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक। मीठा यहाँ पर जो है मीठा अमरुद का गुण बता रहा है, तो अमरुद का गुण बताने के कारण यहाँ पर मीठा शब्द जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। सवाल नंबर 87, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक। से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नवाचक। यहाँ जो है कहाँ शब्द है, तो कहाँ प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, अतः यह प्रश्नवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। सवाल नंबर 88, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? संज्ञा विधि, सर्वनाम विधि, क्रिया विधि, प्रत्यय विधि। से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा विधि। लोभी शब्द लोभ संज्ञा से बना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 89, इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, राम लक्ष्मण। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण संज्ञा युग्म है, ये विशेषण नहीं है। सवाल नंबर 90 या 90, संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं? 2 3 4 5। से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः 3 भेद माने जाते हैं, निश्चित, अनिश्चित और परिणाम बोधक। तो कुछ विद्वान इसे अलग भी मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 या 2 ही मिलते हैं। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक, परिणामवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालवाचक। प्रतिदिन समय का बोध कराता है, अतः यह कालवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। सवाल नंबर 92, अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? परिणामवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक। से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिणामवाचक। अत्यंत मात्रा या परिणाम का जो है बोध करा रहा है, इसीलिए ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। सवाल नंबर 93, वह धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे क्या है? विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण। धीरे धीरे जो है यहाँ पर चलने की क्रिया या चलने की क्रिया की जो है विशेषता बता रहा है, तो यह क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। वह थोड़ा बीमार है में थोड़ा क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण या डी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। थोड़ा यहाँ पर मात्रा का बोध करा रहा है, तो ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। सवाल नंबर 95, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं?
संयुक्त धातु, द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु, समस्त धातु। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, साधित सकर्मक धातु। अकर्मक धातुओं में प्रत्यय जोड़कर उन्हें सकर्मक बनाया जाता है, जिसे साधित सकर्मक धातु कहते हैं। सवाल नंबर 96, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? लिखना, हंसना, रोना, सोना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लिखना। लिखना के लिए कर्म, पत्र, निबंध आदि की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए लिखना यहाँ पर सकर्मक क्रिया है, बाकी ये जो है अकर्मक है। सवाल नंबर 97, वह खाना खा रहा है, मैं खा रहा है किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक। खाना यानी भोजन कर्म है, अतः क्रिया यहाँ पर सकर्मक है। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, सकर्मक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अकर्मक। हंसना अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। उसमें कटोरा भर दूध पिया, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? कटोरा, दूध, भर, पिया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भर। भर यहाँ पर जो है अव्यय है, जिस पर लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? परिणामवाचक, संकेतवाचक, कारणवाचक, संबंधवाचक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कारणवाचक, क्योंकि कारण बता रहा है, अतः यह कारणवाचक अव्यय है। सवाल नंबर 101, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 13, 12, 14, 15। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 13। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के लगभग 13 भेद माने जाते हैं, जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, ऐसे करके और हैं। सवाल नंबर 102 और आज का आखिरी सवाल, मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहाँ होकर हूँ। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वहाँ। वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो है अव्यय है। तो ये था दोस्तों आज का 102 सवाल, जिसमें से टीजीटी, पीजीटी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में ये सारे सवाल आए हुए हैं। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, दिल्ली और अन्य टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम में जो हमारे राष्ट्र में होते हैं, तो उनके आए हुए ये प्रश्न थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए ये प्रश्नों का, 102 प्रश्नों का, तो आज आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ मैं इसका पीडीएफ जो है भेज दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।